दुनिया में सबसे पहले जिन्होंने गणतंत्र व्यवस्था का निर्माण किया वो बहाली पारी कुमार लिंगो, जंगो काली कंकाली, जल जंगल जमीन का आंदोलन जिन्होंने शुरुआत किया वो जयराम भीम, कंचा मामा, धरती आबा बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती मडावी, बाबूराव जी शर्मा के, और इन सभी का आंदोलन संविधान के माध्यम से जिन्होंने पूरा किया वो विश्व भूषण बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और ऐसे तमाम मूल्यवर्ती बहुजन समाज में जन्मे हमारे महापुरुष महानायिका, इन लोगों को मैं अभिवादन करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित माननीय पीके सुमन सर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पूर्णकालीन प्रचारक नई दिल्ली, हमारे साथ में उपस्थित सचिन सोयाम सर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद मीडिया प्रभारी महाराष्ट्र राज्य, हमारे साथ में उपस्थित पाटिल मैडम, भारत मुक्ति मोर्चा महाराष्ट्र राज्य महासचिव, जे गवई सर, बहुजन मुक्ति पार्टी नागपुर शहर अध्यक्ष, वानखेड़े सर, यहूदी क्रांति मोर्चा, हमारे घोड़ाम दादा भूमक, कुड़वते दादा भूमक और यहाँ पर बैठे सभी मेरे समाज के बहनों और भाइयों को मेरा सेवा जोहार, जय मूल्यवासी। साथियों, मैं आपके बीच में हमेशा ही आती हूँ और हम लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इस देश में सबसे ज्यादा जिस समाज को प्रताड़ित किया जाता है वो है आदिवासी समाज, और हमारे समाज को मालूम नहीं है कि हम कौन हैं। जब तक हम लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि हम कौन हैं तो हम लोग अपने आप से गर्व महसूस नहीं कर सकते। हम लोगों को झूठे तरीके से इतिहास बताया जाता है और फिर हम लोग उसी झूठे इतिहास को मानते हैं। तो इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला हुआ है तो वो इतिहास का घोटाला है और वो हमारे साथ हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने इतिहास की किताबें लिखी वो हमारे पुरखे नहीं थे, क्योंकि हमारे पुरखों ने इतिहास रचा है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि 6 मंजिली इमारत, जब दुनिया में लोग कपड़े नहीं पहनते थे तब इस भारत के महिलाओं ने, इस भारत के हमारे पुरखों ने, हमारे दादा दादियों ने 6 मंजिली इमारत बनाई थी। आज भी गटर का पानी हम लोगों को खुला मिलता है, लेकिन हमारे पुरखों ने कहाँ से पानी निकलता है और कहाँ से जाता है दिखता नहीं था। यानी मतलब हम अच्छे कपड़े पहनने वाले, अच्छे घरों में रहने वाले, अच्छा खान पीन खाने वाले लोग थे। आज ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इस देश में हमारी ये हालत हुई? अगर इस बात की जानकारी हमारे समाज को मिल जाएगी तब हम इस देश में अपना हक और अधिकार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जानकारी हमारे लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र करके हमारे विचारों से दूर रखने की कोशिश की जाती है। और हमारा समाज भी भोला भाला है, जब उसको बोलेंगे कि गाड़ी भेजेंगे तब हमारा समाज जाता है। उसको लगता है कि जिसने गाड़ी भेजी है वही हमारा है। अरे भाई, जो अगर हितैषी होता तो आपके पास एरोप्लेन रहता, आपके दूसरे के गाड़ी में वो 10-20 रुपया खर्चा करने वाले के साथ आने की जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि 15 राज्यों में जो जंगल है और उन 90 प्रकार का खनिज है, उसकी कीमत कितनी है ये हमारे लोगों को पता नहीं। अगर पता
सोना है, सोने की खान है, और इसीलिए हमारे समाज के लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो 1 तोला सोना है उसकी कीमत 70 से 75 हजार है। इसका मतलब 1 किलो की कीमत 70 से 80 लाख रुपए हुई। अगर उसको राउंड फिगर में हम लोग अगर पकड़ेंगे तो 1 करोड़ रुपया 1 किलो सोने का है। अगर सिर्फ एक हरदेव का जंगल हमारे आदिवासी को दे देते हैं तो अदानी अंबानी से भी बड़े हम लोग हो जाते। मैंने 15 राज्यों में से एक ही जंगल की बात की। तो दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अमीर कोई कौम हो सकती है तो भारत का आदिवासी है। ये बात हम लोग नहीं जानते, इसीलिए हमारे पास एरोप्लेन नहीं है और उनके गाड़ियों में हमको जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने चाहा कि भाई हम वो खदान से हम खुद वो सोना नहीं निकालेंगे, हम एक आदमी रखेंगे, सरकार को ही ठेका दे देंगे। अगर हम सरकार को ठेका देते हैं तो ऐसा वैसा ठेका नहीं जाता, उसमें करार होगा। करार के बाद हमको रॉयल्टी मिलेगी। अगर हमने तय किया कि हमको 60% रॉयल्टी चाहिए तो 1 करोड़ में हमको 60 लाख की रॉयल्टी मिलती है। क्या इस देश में सिंगल आदिवासी भी गरीब हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन यही यानी भारत से अखबार उठाकर देखो तो हमको पता चलेगा कि इस देश में सबसे ज्यादा भूखमरी से कोई अगर मरता है तो वो आदिवासी मरता है। इस देश में अगर किसी के बच्चे सबसे ज्यादा मरते हैं तो वो आदिवासियों के बच्चे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान का आंदोलन नहीं खड़ा करते। जब तक हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान का आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, हम दूसरे के पिछलुग्गू बनेंगे। तो अगर हम उनके पिछलुग्गू बनेंगे तो वो चाहते ही नहीं कि तुम एरोप्लेन में विमान में बैठो, वो तो चाहते हैं कि उनकी गाड़ियों में बैठो और उनके गाड़ियों में भर भर के फिर उनको भर भर के वोट दो, ताकि वो तुम्हारे ही खिलाफ संसद में जाकर जब ओबीसी के विरोध में नॉन क्रिमिनल का कानून बनाया तब भी हम चिल्ला रहे थे कि ये गलत है, पर हमारे लोग अकेले अकेले लड़ते। और तब अगर गलत था, अगर हम सभी इकट्ठा आ जाते, ओबीसी को हम बोल रहे थे कि ये गलत है गलत है गलत है, लेकिन ओबीसी बोल रहा था कि भाई इन लोगों को थोड़ी अकल है, हम इनसे बड़े हैं, हमको ज्यादा अकल है। तब नहीं सुना। तो मैं बोलती हूँ जब बड़े भाई का नुकसान होता है तो ऑब्वियसली छोटे भाई का भी नुकसान होता है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने एससी और एसटी के लोगों को भी नॉन क्रिमिनल लगाया, कोर्ट के माध्यम से ये ऑर्डर दिया। लेकिन ये सब खत्म हो सकती, वो नॉन क्रिमिनल हमारी समस्या नहीं, समस्या है लेकिन वो समस्याओं से उत्पन्न हुई समस्या है। अगर हम संविधान को पूरी तरीके से 100% लागू करते हैं तो नॉन क्रिमिनल की समस्या ही नहीं होगी। तो हमें नॉन क्रिमिनल की समस्या से ज्यादा संविधान लागू करने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। अगर हम संविधान को लागू करते हैं तो इस देश में आदिवासी, इस देश में एससी, इस देश में ओबीसी, इस देश में एंटी विजेंटी और माइनॉरिटी की एक भी सिंगल समस्या नहीं हो सकती। लेकिन दुश्मन हमको एक समस्या पे लड़ने के लिए प्रेरित करता है। संविधान को लागू करने के लिए हम लोग एकता अगर आ जाते हैं तो 5वीं 6वीं अनुसूची ये संविधान नहीं, नॉन क्रिमिनल की समस्या अगर हमें प्रतिनिधित्व है तो हम चाहते हैं, हम यानी ब्राह्मण भी इधर देश में आए हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई उनको मत दो, हम ये कह रहे हैं जितनी जिनकी संख्या है तो संख्या अगर हम लोग 100 मानते हैं तो हम चाहते हैं कि 100% आरक्षण लागू करो, ब्राह्मण को भी 3.5 दे दो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो हमारे ही आरक्षण की बात करते करते हमको 50 में समेटते और 50
क्योंकि हम अपने दिमाग की करते खोलते नहीं। हमको लगता है हमारे जाति का आदमी है, हमारे जाति का संगठन है, तो उसका ही उसके ही पीछे खड़े रहो। लेकिन अगर हमको पहचानना है तो हमें मुद्दों की लड़ाई को देखना पड़ेगा। क्या यह संगठन आदिवासी समाज के सारे हक और अधिकार की लड़ाई पूरे भारत में खड़ा करता है तो फिर हमारा समर्थन है। अगर नहीं करता है तो वो हमारे जाति का हो सकता है, लेकिन दुश्मन की मिलावट हो सकती है, डीएनए फॉल्ट हो सकता है। ये पहचान कर हम उनसे अलग होना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं करते। और हम चाहते हैं कि SC ST OBC के लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान करें और सारे लोग इकट्ठा आकर संविधान लागू करने के लिए अगर प्रयास करते हैं तो यहाँ पे बैठे हुए लोगों को ये मिनरल वाटर मिलेगा, कैन का पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो दिन तुमने अपने लिए नहीं लाया, नहीं सही, लेकिन वही अच्छे माँ बाप होते हैं जो आने वाले बच्चों को, आने वाले नस्ल को ये सारी चीजें देकर जाते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि देखिए, हमने नहीं पिया पानी, कोई बात नहीं, अच्छा, लेकिन ये मिनरल पानी अगर विराट कोहली 800 रुपए की तीसरी बोतल पी सकता है तो तुम्हारा बच्चा, क्या तुमने नहीं जला, किसी और ने जला है क्या? उसको भी वो पानी आपको पिलाना पड़ेगा। और वो काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और वो काम करने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद हमेशा आपके साथ, आपके संघर्ष के लिए खड़ा है। इतनी बात बोलते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आयोजक ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। आभार। सेवा